हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग के बारे में। एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें इवैल्यूएशन असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने सीसीई के बारे में भी पढ़ लिया था, असेसमेंट के बारे में अच्छे से जान लिया था। तो जो मार्किंग और ग्रेडिंग सिस्टम है ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है, और ये आप ये कह सकते हो कि एजुकेशन में जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसी के बेसिस पे बच्चे की एजुकेशन किस तरीके से जा रही है, उसको असेस कैसे करना है, वो हम पता कर सकते हैं। ये हमारा जो एजुकेशन का एम है या पर्पस है उसको पूरा करने में भी हेल्प करता है। तो मार्किंग और जो ग्रेडिंग है उसको हम टूल्स की तरह यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। मार्क्स एंड ग्रेड्स आर कम्युनिकेट द अचीवमेंट स्टेटस ऑफ स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। किसी भी स्टूडेंट के ग्रेड के बारे में जब बताते हैं या मार्क्स के बारे में जब बताया जाता है तो उससे सोसाइटी को भी पता चलता है, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलता है, उसके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि उसने कितना अचीव कर लिया है, अपना जो गोल है वो कहाँ तक अचीव उसने किया है। तो अब इस पूरी क्लास में बात करेंगे मार्क्स के बारे में। मार्किंग जब करते हैं तो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, ग्रेडिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, वो डिटेल में समझते हैं। मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम्स, और ग्रेड क्या है, ग्रेड जो है वो पूरे कोर्स के लिए दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोई आपको टेस्ट दिया जाता है, अचीवमेंट कोई टेस्ट है, आपकी अचीवमेंट लेवल अचीवमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, कोई टेस्ट फ्रेम कर दिया है, 40 नंबर का वो टेस्ट है, उसमें से किसी ने 30 नंबर ले लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये 40 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, कोई क्लास क्विज होगा या कोई फाइनल एग्जाम है 50 नंबर का है, तो उसमें से जितने आप नंबर लेते हैं उसके बेसिस पे आपकी अचीवमेंट को बता दिया जाता है कि इतने मार्क्स आपको आए, और इस तरीके से आपकी अचीवमेंट का जो लेवल है वो भी पता चलता है। लेकिन जब ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड मैंने कहा कि पूरे के पूरे कोर्स के लिए वो दिया जाता है। तो एक पूरे कोर्स में आपके अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के क्विज भी हो सकते हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दी जाती हैं, हाउस टेस्ट भी आपके हो सकते हैं, होते हैं हाउस टेस्ट भी। ठीक है, तो इन सब में जो टोटल नंबर आपने अचीव किए होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे, उनको मिलाकर क्या बनता है, ग्रेड बनता है। यानी कि इसके बेसिस पे जितने मार्क्स आपने अचीव किए होंगे उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स मिलते हैं। तो अब आगे समझते हैं डिटेल में कि मार्किंग क्या होता है। मार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ अवॉर्डिंग अ नंबर और अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट। मार्किंग जैसे कि शब्द ये है, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू से आपने इसको रिलेट कर लेना है, याद रखना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड इज बाय एडिंग अप द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑन अ टेस्ट। कैसे आपको असेस किया जाता है, जितने आपने सही उत्तर दिए होंगे किसी टेस्ट में उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो मार्किंग है उसको कैसे किया जाएगा, उसको किस हिसाब से आपको नंबर मिलने चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको ध्यान में रख के ही मार्किंग करनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। एग्जामिनर मस्ट हैव अ वेल फाउंडेड एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स स्कीम एंड अप्लाई इट रिलायबली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, क्लियर मार्क्स स्कीम होनी चाहिए। एग्जामिनर जो है उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या किस तरीके से किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देने हैं। यानी कि एग्जामिनर को पूरी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि वो ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स स्कीम में भी कि जो मार्क्स स्कीम है वो किस तरीके से होगी, स्पेसिफिक एग्ज़ाम के हिसाब से होना चाहिए। अगर जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा उसी तरीके से मार्किंग भी करनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करेंगे कि एग्जामिनर आर स्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पर ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, एवरी एग्जाम सीरीज टू मेक श्योर दैट ऑल अप्लाई द मार्क स्कीम फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, जो भी नंबर वो दे रहे हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मार्क्स की। ये स्टैंडर्डाइजेशन वाले पॉइंट में आपने ध्यान रख लेना है। टू अचीव दिस ऑल एग्जामिनर बिगिन
by marking the same set of exam to marking paper which have already been marked by the principal examiner or agreed with the team leaders. ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस. Marking accuracy is monitored in several ways by the team leaders reviewing a sample of each examiner exam paper at various stages through the marking period, principal examiner checking, team leaders. क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस में ये देख लीजिए, अब ये नॉर्मल सी जो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता है तो वो उसी के थ्रू ये पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइन टू मार्किंग में क्लियर वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, जिसमें एग्जामिनर आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू अ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर दैट दे हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्क स्कीम. देखो, जब भी मार्किंग करते हैं तो उसकी जो स्कीम है वो भी ध्यान में रखनी है कि आपने जो पॉइंट ऊपर पढ़ लिए उनको ध्यान में रखना है और उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में मेंटेन करके भी रखना होता है. तो ये इस प्रोसेस में ही सारा का सारा ध्यान रखना होता है. अब मार्किंग की एडवांटेजेस क्या क्या हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए यहाँ पर. इट सेटिस्फाइज द रैंक होल्डर, इट इज़ ईजी टू रैंक द स्टूडेंट, टीचर्स टास्क इज ईजी इन दिस केस, स्टूडेंट वर्क हार्ड फॉर अचीविंग हायर पोजीशन इन क्लास. जब आपको पता है कि 10 में से 9 नंबर कोई ले रहा है, 10 में से कोई 8 नंबर ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि इसने बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लिए हैं. तो आपकी कोशिश भी ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और फर्स्ट पोजीशन पे हम सारे ही आना चाहते हैं. ए फीलिंग ऑफ कंपटीशन फोर्सेस देम टू लर्न मोर देन अदर्स, पेरेंट्स गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, क्लियर कट पता चलता है कि अच्छा बच्चे ने 10 में से 9 नंबर लिए हैं, अच्छा तो इतने ज़्यादा नंबर ले लिए हैं तो हमारा जो बच्चा है या पेरेंट्स ये सोचते हैं हम उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं. कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी देख लीजिए. इट प्रमोट्स अ रैट रेस फॉर मार्क्स अमंग स्टूडेंट्स, नंबर के पीछे बच्चा भागना शुरू कर देता है. ठीक है, इट प्रेशराइज स्टूडेंट्स टू अचीव बेटर देन देयर पीयर्स. एक तरफ हम बात करें कि कंपटीशन की भावना को भी ये डेवलप करता है, उससे बच्चा सीखता भी है, लेकिन साथ में ये भी समटाइम हो जाता है कि बच्चे के मन में एक प्रेशर भी बन जाता है कि मैंने इससे ज़्यादा करना है. ठीक है, दिस सिस्टम रिजल्ट इन सोसाइडियल टेंडेंसी अमंग स्लो लर्नर्स. कई बार ये हो जाता है आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है, अलग तरह के लर्नर्स होते हैं, कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, कोई स्लो लर्नर भी है, तो कई बार ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है इस वजह से. और क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस वो भी देख लीजिए. वेरिएशन इन मार्क्स ऑफ डिफरेंट टीचर डीमोटिवेट स्टूडेंट्स, देयर कैन बी बाइसनेस इन गिविंग मार्क्स. कई बार हो जाती है ऐसी सिचुएशन अगर कि टीचर किसी एक स्टूडेंट को अच्छे नंबर दे रहा है, दूसरे को उतने अच्छे नहीं दे रहा है, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस हैं. इट फोकसेज इन ऑन मार्क्स नॉट ऑन हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट. जब आपने CCE के बारे में पढ़ा था तो उसमें 2 तरह से जो 2 मेन एरिया हैं आपके एजुकेशन के, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एरिया, उनको आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. और मार्किंग जब होती थी तो उसको ही हटाने के लिए CCE का कॉन्सेप्ट आया था. लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्किंग की ही बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है बच्चे की जो इंटरपर्सनल रिलेशन है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है, ये सारी की सारी जो बातें हैं इससे आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से इसका नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस के रूप में हम इसको देखते हैं. अब बात करते हैं ग्रेडिंग की. मार्किंग के बारे में आपने समझ लिया, जान लिया. अब बात कर रहे हैं ग्रेडिंग की. मार्क्स इंडिकेट raw score in a test. A raw score on a test has practically little significance without additional data for interpreting it. Raw score or marks only indicate measurement and do not carry meaning a test. Grades, on the other hand, are indices of evaluation signifying that value judgment have been placed with the help of some criteria. Grade can be assigned in letter, for example A, B, C, D or F, as a range 91 से लेके 100, 81 से लेके 90. ठीक है, तो इसके साथ जो देखो ये जो 91 से 100 के बीच में कौन सा ग्रेड मिलेगा, ये अभी थोड़ा सा इसके आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो ABCD ग्रेड्स हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, कितने % आपको नंबर चाहिए या क्या. ठीक है, तो इसके साथ
एक्सीलेंट, ग्रेट, सेटिस्फैक्ट्री, नीड इम्प्रूवमेंट, ये सारे वर्ड जो जुड़े होते हैं तो ये हमें डिटेल में थोड़ा बताते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं मार्किंग सिस्टम से, जिसमें सिर्फ आपको इतना बताया जाता है कि आपने 100 में से 80 मार्क्स ले लिए, 90 मार्क्स ले लिए, लेकिन वो डिटेल नहीं मिलती है मार्किंग में। अगर हम बात करते हैं ग्रेडिंग में, डिटेल में आपको पता चलता है कि क्या आपकी कमियां हैं या किस तरीके से आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है तो किस लेवल तक किया है। और एज इन कॉमन इन some post standard institution as a grade point average, cumulative grade point average is the mean from all the academic term within a given academic duration। ठीक है, ये भी इसी के साथ रिलेटेड एक टर्म है जिसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब ग्रेडिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये है टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। पहला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ग्रेडिंग, फिर है पॉइंट सिस्टम, मल्टीपल ग्रेडिंग, पोर्टफोलियो ग्रेडिंग, क्वालिटेटिव ग्रेडिंग और प्लस माइनस ग्रेडिंग। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ग्रेडिंग से दिए हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग में, तो ये आप पढ़ लेना इनके बारे में डिटेल में। अभी मैंने आपको टाइप्स के बारे में ही बताया। तो इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें अगर आपको 91 से लेके 100% के बीच में मार्क्स मिलते हैं तो आपको A1 ग्रेड मिलता है, ग्रेड पॉइंट 10 और रिमार्क्स सुपर। 81 to 90 A2 ग्रेड और ग्रेड पॉइंट 9 बेस्ट, वेरी गुड। ये बाकी भी आप देख लीजिए, C1 C2, ठीक है, E1 E2 E तक यहाँ पर ग्रेडिंग इस चार्ट में ग्रेडिंग के बारे में बताया है। E2 अगर ग्रेड मिलता है तो नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि 0 से लेकर 20% के बीच में अगर किसी को नंबर मिल रहे हैं, ये रेड करके जो दिखाया है ना, तो ये नॉट सेटिस्फाइड के लिए बताया है। और 41 से लेके 50% के बीच में कोई आ रहा है, C2 उसको ग्रेड मिलता है तो उसको रिमार्क मिलेगा कि वो एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, अब ग्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू स्टेक होल्डर्स। जब आप डिटेल में किसी के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे ने इस एरिया में अच्छा काम किया है, देखो ग्रेडिंग की बात करते हैं तो आप CCE के बारे में भी आपको CCE के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से ग्रेडिंग करनी है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम CCE में ही इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले मार्किंग की हम बात करते थे। ठीक है, द जजमेंटल क्वालिटी ऑफ मार्क इज डन अवे विद लीडिंग टू स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा एक ये भी होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके 91% मार्क्स आते हैं और कोई और स्टूडेंट है जिसके 92% मार्क्स हैं या फिर 92.3% मार्क्स हैं, 92.5% मार्क्स हैं, पॉइंट का जो डिफरेंस है उनको एक ही ग्रेड मिलता है। कई बार आपको ये फीलिंग आती होगी कि अच्छा मेरा तो एक ही पॉइंट कम था तो मुझे सेकंड डिवीज़न मिल गई। जब आप मार्किंग की ही बात करते हैं तो उसमें इस तरीके से डिवीज़न को दे दिया जाता था, यानी कि 60% वाला फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, 59.75 वाला सेकेंड डिवीज़न से पास हुआ था। तो ग्रेडिंग में ऐसा नहीं है, इसीलिए एक रेंज दी जाती है जिसके बीच में आपके नंबर आते हैं, उतनी परसेंटेज बनती है तो आपको सेम ग्रेड मिल जाता है। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क इज मिनिमाइज्ड, जो अभी मैंने बात आपसे कही। फोकस इज ऑन अ बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाती है। उस तरीके का कोई प्रेशर बच्चे के दिमाग में नहीं बनता है कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं या इस तरीके से काम करना है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी देख लीजिए। इट डज नॉट necessarily eliminate the possibility of misclassification depending on variability and reliability of test. It subjects the able student to a disadvantage and poorer ones to an advantage. अब देखो यहाँ पर वही बात हो गई, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरे तो इतने % मार्क्स आए, किसी के 97% मार्क्स हैं, किसी के 90% मार्क्स हैं, दोनों को एक ही उसमें रखा जाता है, तो वो जो जिसके 97% मार्क्स हैं तो वो सोच सकता है कि मैंने तो उतनी मेहनत की है लेकिन मुझे मेरी मेहनत के लिए कुछ अलग से नहीं मिला, लेकिन 90% वाला जो स्टूडेंट है उसको मेरी बराबरी में रख दिया है। पॉसिबिलिटी ऑफ असाइनिंग रॉन्ग ग्रेड इन नेबरहुड ऑफ कट स्कोर इज आल्सो पॉसिबल। तो यही था मार्किंग और ग्रेडिंग के बारे में, सिंपल सा टॉपिक था। मार्किंग और ग्रेडिंग का डिफरेंस आपने समझ लेना है कि क्या होता है, फिर उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जो डिस्कस किया उसको भी समझ लेना है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।